आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे संविधान में अवसर की राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र हैं और दर्शन विषय के ये छात्र हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आए और आप अपनी बात को अपने उद्बोधन के रूप में रखें। आप सभी को जय गुरु। आवाज नहीं आ रही? हाँ बताइए। आप सभी को जय गुरु नानक जी की। मुझे टॉपिक दिया गया है ईडब्ल्यूएस एक अधूरा न्याय। हाँ, ईडब्ल्यूएस एक अधूरा न्याय पर बोलना है, तो मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ विषयों का अकाल नहीं है, यह उन बुनियादी चीज़ों के बारे में है जिनके थक कर या खींच कर डस्टबिन में नहीं डाला जा सकता है, और वह है न्याय। यहाँ हम न्याय की बात करने आए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न्याय को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन 3 श्रेणियों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विभक्त किया है, जिनको न्याय की श्रेणी में संविधान का आर्टिकल 15 भी मानता है। इसी के लिए सामाजिक न्याय के लिए सर्वप्रथम रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जिसके अंदर एससी और एसटी को ऐतिहासिक कारणों के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया। तत्पश्चात ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, जिसका आधार शैक्षिक और सामाजिक था, और तत्पश्चात इसी के आधार पर ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण दिया गया, जिसमें कारण रखा गया आर्थिक। लेकिन आर्थिक कारण ही आगे जाकर शैक्षिक और सामाजिक डिग्रेडेशन का कारण बनता है। इसी की वैधता, इसी को रीजन मानते हुए इस रिजर्वेशन को वैध किया गया। इस रिजर्वेशन को वैध किया गया, लेकिन भारत में एक सामान्य वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो वंचित है, जो पिछड़ गया है। इन्हीं कारणों से हमें यह रिजर्वेशन बहुत लेट मिला, और मिला तो भी वह अधूरा मिला। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बहुत अधूरा मिला। इसके अंदर काफ़ी सारी खामियां छोड़ी गई। उन्हीं खामियों से एक खामी है संविधान के अंदर आर्टिकल 15(4) के अंदर इसको अप टू 15% रखा गया है। अप टू 15% के अप टू 10%, मतलब कि आपको 10% तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। 10% में कोई लिमिट तय नहीं की गई है कि आपको पूरा की पूरा 10% रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर उससे कम भी दिया जा सकता है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको 3% आरक्षण दिया गया, और फिर यह एक कानूनी लड़ाई बन गई। यह एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसको इसमें से हटाया जाना चाहिए, और अप टू 10% की जगह सिर्फ डायरेक्ट 10% होना चाहिए था। यह जानबूझकर छोड़ा गया एक रीजन है। फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंदर हमें और भी कमियां छोड़ी गई हैं, जो है जमीन की शर्त। जमीन की शर्त के अंदर 8 बीघा जमीन या फिर 5 एकड़ जमीन अगर आपके पास में है तो आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पात्र नहीं है। आप 8 लाख आय को इसका पैमाना बनाते हैं, लेकिन आप 5 एकड़ जमीन होते ही आपको बाहर कर दिया जाता है। आज 5 एकड़ जमीन किसके पास है? 5 एकड़ जमीन कृषक वर्ग के पास में है, जो गांवों के अंदर रहता है, और हम सभी लोग कृषक हैं, कृषक परिवार से आते हैं। हमारे परिवार में कोई ना कोई खेती करता है। अब सभी के पास में 5 एकड़ से अधिक जमीन तो लगभग सभी के पास में होगी ही। उसको बाहर करते ही हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस रिजर्वेशन से बाहर हो चुका है। अभी डॉक्टर दलवाई समिति की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 5 एकड़ जमीन औसत आय हमारी है जो कृषक वर्ग की, वह 72,000 रुपये सालाना है, और 5 एकड़ जमीन अगर जिसके पास में है उसकी औसत आय 61,000 रुपये है। उससे ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो 5 एकड़ से 24 एकड़ जिसके पास में जमीन है उसकी आय है 1 लाख रुपए। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा किसान वर्ग है 24 एकड़ से अधिक जमीन वाला, उसकी आय हो रही है हमारे पास में 4,63,000 रुपए।
अगर हम सभी को इस पूरी आय को देखा जाए तो इस आय के जो आंकड़े हैं ये हमको सीधा सीधा जो भी हमारे जितने भी कृषक भाई हैं सभी को इस रिजर्वेशन के दायरे से बाहर कर देते हैं। जब हम इस रिजर्वेशन के दायरे में ही नहीं आएंगे तो कैसा सामाजिक न्याय और कैसा न्याय हमको जो मिल रहा है। यह न्याय अधूरा है और इसको पूरा करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। जब तक अगर सामाजिक न्याय हम तक नहीं पहुंचेगा तो हम जो है व्यवस्था है, यह जो सामाजिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इससे एलिनेट होते रहेंगे और हमको दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया जाएगा। इसी चीज को देखते हुए मुझे दिनकर साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के ईश्वर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण करी बधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अनुनय विनय हम काफी समय से करते आ रहे हैं सरकारों से, काफी समय से हमारे पत्राचार हो रहा है और भी काफी हम मांग कर चुके हैं, लेकिन हमारी स्थिति जो इस कविता के अंदर बताई गई है, जब तक शक्ति विजय की हमारी हम प्रदर्शित नहीं करेंगे तो वही होता रहेगा जो अभी तक होता रहा है। क्या आप मानते हैं कि थार की 8 बीघा जमीन और दिल्ली एनसीआर के अंदर बसने वाले लोगों की 8 बीघा जमीन समान है? थार की 8 बीघा जमीन जिसके पास में है उसके पास में संसाधन नाम मात्र के भी नहीं है, लेकिन अगर वहीं कोई एनसीआर के अंदर 8 या 1 बीघा जमीन भी रखता है तो उसके पास में करोड़ों का मालिक है वो। यह हमारे साथ में अन्याय है। क्या दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान नहीं जानते हैं कि ये जो उन्होंने ये आंकड़ा जो रखा है कि थार और एनसीआर, थार और पंजाब में अंतर है? लेकिन नहीं, यह जानबूझकर छोड़ा गया वीक पॉइंट हो सकता है। अब इसके बाद में हमें आयु के अंदर कोई छूट नहीं दी गई है। आयु अगर हम जब एक सामान्य गरीब परिवार का बच्चा जब अपनी तैयारियां स्टार्ट करता है तो उस समय हम जब तक वह होश संभालता है, जब तक उसको समझ में आता है कि हमें करना क्या है, आगे बोलना, आगे पढ़ना कैसे है, उससे पहले उसकी आयु पूर्ण हो जाती है। जहां अन्य वर्गों को एसटी, एससी, ओबीसी सभी को आयु में छूट दी गई है, हमारे लिए आयु में कोई छूट सेंटर के अंदर नहीं दी गई है, जबकि अन्य 8 राज्यों के अंदर हमें आयु में छूट दी गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आयु की छूट के बाद में हमें है पंचायती राज और नगरीय निकायों के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। न्याय के जो 3 पॉइंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने माने हैं वो 3 पॉइंट में है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक अगर प्रतिनिधित्व हमारा नहीं होगा, पंचायती राज जो व्यवस्था स्टार्ट करी गई यही लोकतंत्र के अंदर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए है, ताकि सभी लोगों की भागीदारी सत्ता के अंदर हो सके। लेकिन क्योंकि ये जो वीक पॉइंट छोड़ा गया है हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, पंचायती राज या फिर नगरीय निकायों के अंदर रिजर्वेशन हमें नहीं दिया गया है, तो हम सीधे सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर होते हैं। जब हमको सामाजिक रूप से पिछड़ा माना गया है तो फिर हमें पंचायती राज या फिर नगरीय निकायों के अंदर रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है? तो यह रिजर्वेशन हमें पंचायती राज और नगरीय निकायों के अंदर दिया जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो हम फिर लोकतंत्र से एलिनेट होते हैं और हम इस व्यवस्था से बाहर निकलते हैं। इस व्यवस्था से बाहर निकलना मतलब 2 दर्जे का नागरिक बन जाना। हम इस देश के नागरिक नहीं है, ऐसा माना जाना है। हमारी महिलाओं को भी इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। हमें दो जगह की संपत्तियां हमारी काउंट की जाती है। अगर ये जो सरकारें हैं जो बातें करती हैं कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त कराना, समान अधिकार देना, और आप उन्हीं को आप इस व्यवस्था के अंदर नहीं रख पाते हैं, आप उन्हीं को इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं दे पाते हैं, तो फिर आप कैसी महिला समान अधिकार की बात करते हैं? इस लोकतंत्र की अवधारणा ही यह है कि समान अधिकार, सभी को समान अधिकार, लेकिन उसी के अंदर हमारा एक पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, उसको ही आप इस व्यवस्था से अलग कर देते हैं, तो फिर कैसा समान अधिकार? आप
वीपी सिंह, आदरणीय वीपी सिंह जी ने जब ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया था तो उसका आधार था सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय जिसके अंदर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, जिसको बेस बनाया गया था ओबीसी को रिजर्वेशन देने का, उसी आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का बेस बनता है ईडब्ल्यूएस के लिए भी। जब ओबीसी के लिए मतलब जो आर्थिक सीमा, जमीन की सीमा नहीं है, तो फिर हमारे लिए जमीन की सीमा क्यों? दोनों ही वर्ग आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इस रिजर्वेशन को पा रहे हैं। राशिका राठौड़ को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप कानून की छात्रा हैं और इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर इस विषय से आप हमें रूबरू करवाएंगी। आपका मंच पर स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारे वक्ता का स्वागत किया जाए। धन्यवाद। इस क्रांति की शुरुआत करने वाले सदस्यों का सादर प्रणाम करती हूँ, और युवा शक्ति जो हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित है, जिसने इस क्रांति को इतना जरूरी समझा कि अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल करके वो आज हमारे साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं इस सभागार में देश की आधी आबादी की आवाज बनकर आज बोल रही हूँ। मैं उस वर्ग के अधिकारों की पैरवी करने के लिए आज यहाँ खड़ी हूँ, जिसने आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के जन्म के समय ही अपनी भागीदारी तय कर ली थी। इस देश में जब सबसे पहले समाज सुधारक जो हैं ज्योतिबा फूले जी, उन्होंने ही आरक्षण के आंदोलन की शुरुआत की। उनकी प्रेरणा कोई और नहीं, एक महिला ही थी, सावित्रीबाई फूले, जिनको हम सभी अच्छे से जानते हैं। सावित्रीबाई फूले ने ही महात्मा फूले के साथ मिलकर के इस देश में सबसे पहले आरक्षण जैसी व्यवस्था के लिए आंदोलन किया। कहते हैं कि मातृशक्ति जन्मदाता होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरक्षण जैसे नवजात शिशु का पालन पोषण भी इस देश की मातृशक्ति ने ही किया। लेकिन जब आरक्षण की उम्र आज 75 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो हमारे देश की आधी आबादी को कुछ गलत प्रावधानों के कारण आरक्षण का वो लाभ नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये ठीक वैसी ही बात हुई कि कोई निकम्मा बेटा बड़ा होकर के अपने ही जन्मदाता को सींग मारता हो। आज आर्थिक पिछड़ों को मिला आरक्षण, जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, वो हमारी महिलाओं के अधिकारों पर बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। अगर उसे सही रूप से प्रावधानों में सम्मिलित किया जाता, उसके लिए सही प्रावधान बनाए जाते, तो आज हमारी महिलाओं को इतने अच्छे फायदे उससे मिल सकते थे, वो कुछ अच्छा कर सकती थी, उनके उत्थान में बहुत सारे ऐसे काम होते कि वो और अच्छा खुलकर के सामने आती। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है, एक तरफ तो वो ये बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर वो ऐसी व्यवस्थाएं आरक्षण के प्रावधानों में लेकर के आई हैं जिनका सही मायनों में फायदा महिलाओं को मिला ही नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हमारे देश की सरकार ने आरक्षण की व्यवस्थाओं में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं के शादी के बाद में उसके पिता और उसके पति दोनों की ही आय को सम्मिलित किया गया है। मेरा मानना है यदि महिलाओं की पति और पिता दोनों की आय को सम्मिलित किया जाएगा तो वो किसी भी प्रकार से इस आरक्षण का लाभ ले ही नहीं सकती। क्योंकि किसी भी स्त्री की अगर शादी हो गई है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसके पिता की आय को जोड़ने का कोई भी आधार या सही है। कहते हैं जब तक बंधनों में पायल है, मुल्क का एक पंख घायल है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में फिलहाल बेटियों के साथ यही हो रहा है, जिसकी पायल नियमों के बंधनों में है। अगर इसे नहीं सुधारा गया तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए दिया गया यह आरक्षण महिलाओं की तरक्की में बाधा बन जाएगी।
और समाज की आधी आबादी का न्याय अधूरा होगा। इसीलिए मैं मंच के माध्यम से आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई महिलाओं के साथ न्याय करना है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए जो सर्टिफिकेट बनाया जाएगा उसके अंतर्गत पति की आय के अलावा पिता की आय को जोड़ने का कोई तर्क यहाँ संगत मुझे नजर नहीं आता है। और अगर सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं तो उसकी भावना ठीक प्रकार से यहाँ जाहिर हो सके उसके लिए इसको सही करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं मंच के माध्यम से यही कहूँगी कि जो लड़ाई ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के लिए टीम लड़ रही है उसमें हमारा आपको पूरा समर्थन है और मैं युवा शक्ति से भी ये चाहूँगी कि वो इसको पूरा समर्थन दे। आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी जो इस टीम का नारा है कि ईडब्ल्यूएस हक है हमारा, एहसान नहीं। तो मैं आप सबसे भी आपकी यहाँ राय लेना चाहूँगी, जो युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं उनकी इस संदर्भ में क्या राय है। जाने से पहले आप सब से निवेदन है कि आप अपनी राय हमें दे करके यहाँ से पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।